हे गाइस, मेरा नाम इमैनुअल विलियम्स है। मैं आईआईटी बॉम्बे में अपना थर्ड ईयर में हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। तो आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं इट्स अबाउट आरसी सर्किट्स। तो दो चीज़ें रहती हैं। एक है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको इनिशियल स्टेट पे, मतलब जब आप किसी आरसी सर्किट पे कुछ रेजिस्टर उड़ाते हैं या कैपेसिटर उड़ाते हैं या कोई सर्किट में बेसिकली अगर आप कोई चेंज लगाते हैं, अगर आप बैटरी भी अगर कनेक्ट करते हैं तो इनिशियल टाइम पे करंट कितना होगा, वो सब कैसे ढूंढ निकालते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा बताया हूँ। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है इस वीडियो में वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टेडी स्टेट रहती है वो आरसी के अलावा आरएल और आरएलसी सर्किट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनफैक्ट इट्स गुड अगर आप थोड़ा स्टेडी स्टेट में सोल्यूशन कैसे दिखती है एंड स्टफ, उसको अगर आप थोड़ा समझ पाते हैं तो इट्स गुड, बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी वजह से मैंने अपना वीडियो में जो स्टार्टिंग के फ्यू जितना भी टाइम दिया होगा, स्टार्टिंग में जितना भी टाइम है उसमें मैंने थोड़ा स्टेडी स्टेट के बारे में डिस्कस कर रखा हूँ, सो दैट अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है कि स्टेडी स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाए। और जिसको पता है कि स्टेडी स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है एंड स्टफ, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद दैट देन गुड। आप वो जितना टाइम है वो स्किप करके यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द प्रॉब्लम्स। So that's it guys, let's get on with the video. तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा थोड़ा स्टेडी स्टेट का होगा और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आरसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आगे जाके हम आरएल और आरएलसी सर्किट्स के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा दोबारा रिपीट फिर से देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज, स्टेडी स्टेट से आपको क्या समझ में आता है? अगर ये जानना है तो उससे पहले हम मैकेनिक्स में एक ऐसी यूनिट को रिविजिट करेंगे जो आपने पहले कभी देखा होगा। सभी ने एसएचएम जब पढ़ा होगा तब फ्री, फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशंस या फ्री, फोर्स्ड या डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। मैं तो वैसे गिटारिस्ट हूँ और मैं जब मुझे फ्री में टाइम मिलता होगा तो मैं गिटार बजाता था, इनफैक्ट अभी भी बजाता हूँ। बट या पॉइंट बीइंग, जब भी आप गिटार को आप स्ट्रम करते हैं तो जब आप ट्यून सेट करने की कोशिश करते हैं तो यू ट्राई टू स्ट्रम इट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ओन, सो यू try to force the string to vibrate or oscillate. अब स्ट्रिंग का क्या होता है, उसका भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैंडिंग वेव्स वगैरह उनका फॉर्मूला यूज करके। स्ट्रिंग्स का भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम स्ट्रम करते हैं हम एक पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड करते हैं और उससे एक अलग फ्रीक्वेंसी में स्ट्रम करना कभी कभी स्टार्ट करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ कि जो टाइम डेरिवेटिव्स, आगे जो भी टाइम डेरिवेटिव्स दिखेगी उस क्वांटिटी के ऊपर मैं एक डॉट लगाऊंगा। एग्जाम्पल, जो डी क्यू बाई डी टी है उसे क्यू डॉट लिखूंगा, तो डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर वो रहेगा क्यू डबल डॉट, क्योंकि दो बार हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये नोटेशन किसी दूसरे बुक्स में, एरोडोव में तो काफी यूज करता है, तो जस्ट गेट अकस्टम्ड टू दैट। तो ये इक्वेशन तो सभी लोगों ने देखा है। ये क्या रहता है, आपके पास एक स्प्रिंग है और एक ऑब्जेक्ट है, आप स्प्रिंग को थोड़ा खींच रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो m d2x ओवर dt स्क्वायर इज माइनस kx। तो ये अपना एसएचएम का जो बेसिक इक्वेशन है वो होता है।
इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम कहते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x इज नथिंग बट a sin ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा जो आपका फेज है, a जो होता है आपका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा अंडर रूट k बाई एम, ये सभी को पता है। और इसका रेफरेंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा, ये आप SHM वाला जो सेक्शन है, आई थिंक इट्स इन वॉल्यूम 1, वो आप रेफर करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन था फ्री वाइब्रेशंस का। इसमें एक इनर्शिया कंपोनेंट है m/d2x/dt², और एक रिस्टोरिंग फोर्स है -kx। जो रिस्टोरिंग फोर्स रहती है वो -kx है। जब फ्री ऑसिलेशंस होते हैं तब सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि एनर्जी का एक्सचेंज रहती है काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच। अब ये टर्म क्या है, -bx डॉट, जब आप इस इक्वेशन में लाएंगे तो bx डॉट, x डॉट मतलब dx/dt, तो एक वेलोसिटी टर्म है। अब ये जो फोर्स है ये डैम्पिंग फोर्स है, और अगर एक सिस्टम में डैम्पिंग होता है तो हमें पता है जब डैम्पिंग फोर्सेस होती है तो एनर्जी का लॉस होती है उस मीडियम में, और इस वजह से जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी उसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है, और अल्टीमेटली ये जो एम्पलीट्यूड वगैरह है वो जीरो हो जाता है। इन प्रैक्टिस जो स्प्रिंग मास सिस्टम देखते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह रहता है, तो अल्टीमेटली वो जो सिस्टम है वो रेस्ट पे आ जाता है। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया है तब आपने देखा होगा। तो ये रहती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो क्या हम एक ऐसा फोर्स ला सकते हैं जिससे एनर्जी लॉस को हम कैंसिल कर सकते हैं? तो उसके लिए ये आता है, अगर हमने एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स F0 sin ओमेगा ft प्लस एप्सिलॉन लाया, तो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो इसमें क्या होता है, जब फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती है तो जो क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल होता है वो पहले अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में थोड़ा वाइब्रेट करने की कोशिश करती है, बट अल्टीमेटली it begins to vibrate with the frequency of the applied periodic force। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली जिस प्रकार अपना एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बिहेव करती है, उसी तरह हमारा पार्टिकल बिहेव करना स्टार्ट करता है। पार्टिकल का पोजीशन या इस केस में, क्योंकि जो स्टेट वेरिएबल है पार्टिकल का वो पोजीशन है, पार्टिकल का पोजीशन भी उस फोर्सिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, ये हम कह सकते हैं। हमने अभी ये पढ़ा है कि जो पैरामीटर्स इन क्वेश्चन, मतलब जो पार्टिकल का जो स्टेट वेरिएबल है, जो पोजीशन होती है इस केस में, वो फोर्सिंग फंक्शन का नेचर फॉलो करता है। मतलब अगर फोर्सिंग फंक्शन एक कांस्टेंट है तो आपका जो पोजीशन है वो भी कांस्टेंट ही होना चाहिए मोर और लेस। फिर अगर फोर्सिंग फंक्शन एक साइनसॉइडल वेव है तो अपना पोजीशन भी एक साइनसॉइडल वेव ही होगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये हम एक आइडिया तक, एक हद तक हम समझ सकते हैं। तो एक और एग्जांपल है, आप सभी ने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट्स को अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक विस्कस फ्लूइड में गिरा दिया, और विस्कस फ्लूइड में सभी को पता है कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन तो हम सभी ने देखा होगा, ma इक्वल्स mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। ये आई थिंक स्टोक्स लॉ है आई गेस। और अगर हम इसको अपना पिछला नोटेशन में यूज करते हैं, a इज d2x/dt²,
and velocity is dx by dt. So mx डबल डॉट इज f माइनस bx डॉट. तो इसमें भी एक स्टेडी स्टेट बिहेवियर दिखाई देता है. तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, क्योंकि फोर्स भी एक कांस्टेंट है, जो एक्सेलरेशन है अल्टीमेटली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए. और ये कांस्टेंट आता है, इनफैक्ट आपका जो एक्सेलरेशन आती है स्टेडी स्टेट में वो जीरो हो जाता है, और जो वेलोसिटी है वो एक टर्मिनल वेलोसिटी बन जाता है. और vt जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो f बाई बी. और जब आप f को mg डालते हैं और b को 6 पाई ईटा r डालते हैं, आपको टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन पुट इन अ विस्कस फ्लूइड वो फॉर्मूला आपको मिल जाता है. तो स्टेडी स्टेट का यही फंडा रहा कि पैरामीटर्स इन क्वेश्चन फॉलो द नेचर ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन. ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है. तो फिर इसका फायदा कहाँ हो रहा है? अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं आरसी सर्किट्स के बारे में, लेकिन ये सब अनशंड चीजें क्यों यूज में आ रहा है, मतलब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? तो ये अपना सिंपल आरसी सर्किट का डायग्राम है. आप देख सकते हैं एक बैटरी को. तो यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स को मार्क कर रखा हूँ. उसके पॉजिटिव और नेगेटिव नोड नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल Vs है. Vs एक डीसी वोल्टेज हो सकता है, एक बैटरी हो सकता है, या फिर एक साइन वेव वोल्टेज हो सकता है, जो आगे आप एसी सर्किट्स में पढ़ने वाले हैं. तो अगर Vs एक डीसी वोल्टेज है तो आपको पता है जो नोड Vs है उसका वोल्टेज Vs होगा, और हमने एक रेफरेंस नोड माना है जिसका वोल्टेज जीरो है या पोटेंशियल जीरो है. तो ये इक्वेशन क्या है? Q इक्वल CV. जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है इट इज C टाइम्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ये तो डेफिनेशन होती है. अब क्योंकि ये चार्ज और कैपेसिटर है, अब मान लीजिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो मैं ऊपर वाले को मान रहा हूँ, और करंट जो है वो इस कैपेसिटर के अंदर एंटर कर रहा है. तो जो करंट होती है इट इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज. I इज dq बाई dt, जिस रेट से चार्ज इंक्रीज हो रही है. और अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए कैपेसिटर को टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मानते हैं, सो दिस बिकम्स c टाइम्स dv बाई dt. अगर कैपेसिटर भी कुछ कारण से टाइम के साथ वेरी कर रहा होता तो इट बिकम्स तो अलग चीज है, बट यस I इज dq बाई dt, एंड क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है अभी के लिए तो इट्स c dv बाई dt. तो ये हमारे पास सर्किट रहा. तो एक काम कर सकते हैं, हम KVL लगाते हैं इस पे. KVL जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो कहता है कि वोल्टेज द सम ऑफ वोल्टेजेस ओवर अ क्लोज्ड लूप शुड बी जीरो. मतलब जितना सोर्स की वजह से वोल्टेज राइज होता है उतना ड्रॉप्स में भी जाना चाहिए. तो Vs अपना सोर्स की वजह से वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है, और जो रेजिस्टर की वजह से ड्रॉप आता है वो Ri है. तो KVL से हम कह सकते हैं Vs इज इक्वल टू V प्लस Ri. अब I क्या है? हमने जो डेफिनेशन यूज किया था उसके अकॉर्डिंग I इज नथिंग बट C dV बाई dt. तो ये हम यूज करता है. तो देखिए जरा, जो इक्वेशन हमें मिला है इट्स मोर और लेस सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन मैकेनिक्स. ये थोड़ा बहुत सिमिलर है अगर आप देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा. जो जितना हमने स्टेडी स्टेट के बारे में इतना डिस्कशन किया है
वो अभी क्यों इतना रिलेवेंट आने वाला है, क्योंकि जो नेचर ऑफ इक्वेशंस हैं, चाहे आप एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेंगे या एक मैकेनिकल को सिस्टम लेंगे, वो सिमिलर है एक हद तक। तो अगर आपने एक मैकेनिकल सिस्टम को थोड़ा अच्छी से समझ लिया तो इक्विवेलेंटली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत आसान होगा उस सेंस में देखेंगे तो। at steady state the nature of the forcing function is seen in potentials at all points, ये हम थोड़ा कह सकते हैं। और अगर फोर्सिंग फंक्शन मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वो एक डीसी वोल्टेज है, बैटरी का तो हमेशा डीसी वोल्टेज है, बट जो वोल्टेज सोर्स है अगर वो एक डीसी वोल्टेज रहा तो स्टेडी स्टेट में जो वोल्टेजेस रहेंगे वो डीसी वोल्टेजेस होने वाले हैं। और अगर फोर्सिंग फंक्शन मतलब जो वोल्टेज सोर्स है अगर वो एक साइन वेव रहा तो स्टेडी स्टेट वोल्टेजेस साइन वेव्स रहेंगे, जो आप आगे जाके एसी सर्किट्स में भी पढ़ने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इनिशियल वैल्यू एनालिसिस के बारे में। तो हमने स्टेडी स्टेट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किया है। अब एक इनिशियल वैल्यू एनालिसिस होती है, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब यह है कि जब मैंने t = 0 पे बैटरी को इंसर्ट किया तब क्या होता है, या मतलब किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पे जब मैं बैटरी को लगाता हूं या कुछ करता हूं, जब मैं सर्किट को स्टार्ट करता हूं तब क्या होता है। इस बिहेवियर को कैसे एनालाइज करते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो इनिशियली मान लीजिए कोई सोर्स नहीं है जो सर्किट को एनर्जाइज करता है, या एक और सिनेरियो भी हो सकता है, एक सर्किट किसी कारण से स्टेडी स्टेट में है। तो एक केस ये है कि कोई सोर्स नहीं, वोल्टेज सोर्स नहीं है जो सर्किट को एनर्जी दे सकता है। तो जब मैं सोर्स जो वोल्टेज सोर्स है उसे अप्लाई किया तो क्या होता है। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो कैपेसिटर होती है वो एक सडन वोल्टेज चेंज नहीं देता है, क्योंकि हमें पता है I is C dV/dt, तो वोल्टेज का टाइम डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। तो टाइम डेरिवेटिव जो dV/dt होता है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से पता है, इट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 v of t plus h minus vt divided by h। तो हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि ये टाइम डेरिवेटिव है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक सडन वोल्टेज चेंज आ रहा है, सडन वोल्टेज चेंज का मतलब ये रहा कि एक टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज था मान लीजिए VA और उसके अगले ही टाइम इंस्टेंट पे VB, तो मतलब बहुत कम टाइम पे वोल्टेज इंस्टेंटली बढ़ रहा है। तो क्योंकि उसी इंस्टेंट में इंस्टेंटली वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके वजह से करंट जो सर्किट में होने वाली है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर बहुत बड़ा करंट होगा तो आपको पता है इट विल बर्न ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड डू समथिंग रियली स्टूपिड और नास्टी, सो यू डोंट वांट दैट। सो a capacitor will never register a sudden voltage change। अगर वोल्टेज चेंजेस होंगे तो ग्रेजुअल होंगी, तो there is always, so immediately after the source is applied वोल्टेज में कोई सडन चेंज नहीं होने वाली है। तो बिफोर यू अप्लाई एनी चेंज जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस था वही वोल्टेज कैपेसिटर पे बाद में दिखेगा। I mean, जो वोल्टेज t इक्वल्स 0 माइनस मतलब t इक्वल्स 0 के जस्ट पहले जो वोल्टेज था वही वोल्टेज t इक्वल्स 0 के जस्ट बाद थोड़ी देर के लिए दिखेगा। ऑफ कोर्स बाद में जब आपने बैटरी वगैरह कुछ अप्लाई किया होगा तो वो एक्शन की वजह से वोल्टेज चेंज होना स्टार्ट होगा और वो सब आपको पता है। तो सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है ऐसे आरसी सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए? देखिए दो चीजें रहती है,
एक है इनिशियल वैल्यू एनालिसिस। t इक्वल टू 0 पे क्या होता है एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होता है। इनिशियल वैल्यू एनालिसिस t इक्वल टू 0 के लिए है और t इक्वल टू इंफिनिटी वाला स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। तो इनिशियल वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या रहा, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को एक शॉर्ट सर्किट की तरह मान सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। एक्चुअली अगर आपको एक कैपेसिटर को देखना चाहते हैं तो इट्स मोर ऑफ अ बैटरी विथ वोल्टेज V नॉट इक्वल्स Q नॉट ओवर C। अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं था, जस्ट टू बिगिन विथ, अगर कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर है तो वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स विल बी जीरो। सो उस केस में बैटरी का वोल्टेज जीरो है, इट्स जस्ट एज गुड एज अ शॉर्ट सर्किट। सो उसे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस वगैरह कहते हैं ना, तो वो वाला शॉर्ट सर्किट। अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहा, तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज रहा then you have to think of it as a battery with a voltage V naught at the start. Steady state में क्या है, voltages at all points follow the same nature as a source voltage। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब सोर्स का वोल्टेज अगर डीसी वोल्टेज है तो हर पॉइंट पे वोल्टेज डीसी वोल्टेज ही होना चाहिए। मतलब कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ये कह भी सकते हैं, अगर सोर्स पे डीसी वोल्टेज है तो अल्टीमेटली कैपेसिटर में थोड़ा चार्ज बिल्डअप होगा और जब कंप्लीट चार्ज अटेन करता है तब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जो पोटेंशियल ये डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगी वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगी। सो द कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। और अगर सोर्स साइन वेव है, ऑल पॉइंट्स विल हैव साइनसॉइडल वोल्टेज, बस फेज जो रहती है हर पॉइंट पे वो अलग हो सकती है, बट दैट्स फाइन, इट्स गोना बिहेव लाइक अ साइन वेव ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस, सॉरी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, बट हाँ फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और ये आपको आगे जाके फेजर एनालिसिस में थोड़ा काम में आने वाली है। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइम देता हूं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के लिए। एंड आपने देखा होगा ये सर्किट डायग्राम एक सिंपल आरसी सर्किट का है और इसमें क्या हुआ है, ये Vs जो है वो एक डीसी वोल्टेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कैपेसिटर को C/N कैपेसिटेंस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले ये जो सर्किट था ये स्टेडी स्टेट अचीव किया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। ये चार्ज होने के बाद जो कैपेसिटर है उससे सारा चार्ज ड्रेन करके मैंने उसे C/N वाली कैपेसिटेंस से रिप्लेस किया। तो क्या होता है ये जरा देख लेते हैं। तो पहली चीज हमें इनिशियल करंट t एट 0 निकालना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। तो सिस्टम तो पहले चीज स्टेडी स्टेट में थी, t इक्वल टू 0 से पहले, तो कैपेसिटर को हटा देता है। कैपेसिटर हटाने से ऐसा कुछ मिल जाता है, और क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं है तो करंट 0 होगा और जो वोल्टेज V है वो Vs के बराबर। तो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज C टाइम्स Vs और यही चार्ज रिटेन होगा। अभी देखिए हमने क्या किया है, ये कैपेसिटर C जो था उसको डिस्चार्ज किया और हटा दिया, और जो चार्ज था उसको एक C/N कैपेसिटेंस वाली कैपेसिटर पे लगा दिया मैंने। तो अब क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा। जो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल रहेगी वो चेंज हो जाएगा। तो चार्ज एट t इक्वल 0 इज CVs, कैपेसिटेंस एट t इक्वल 0 इज C/N। तो जो वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस दिस न्यू कैपेसिटर
NVS, V इज Q ओवर C, तो Q तो वही है लेकिन C चेंज हो चुका है, तो V नॉट इज N टाइम्स VS। और क्योंकि इस पे वोल्टेज बड़ा है, इट्स N टाइम्स VS, और जो बैटरी है उसका वोल्टेज VS है। और अब हमारा यही फंडा लगने वाला है कि एट t इक्वल 0 कैपेसिटर को हम एक बैटरी की तरह मानने वाले हैं, और उसका बैटरी और उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, NVS। तो दोस्तों आपके पास दो बैटरीज हैं, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, उनका पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको पता है, और एक इन दोनों के बीच एक रेजिस्टर जुड़ चुका है। तो सभी को करंट कैसे निकालना है पता है। तो इनिशियल करंट थ्रू दिस रेजिस्टर इज I naught, which is Vs minus V naught over R, एंड अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो पार्ट 2 में हमें चार्ज इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट ये ढूंढना है। ये तो बहुत आसान है। स्टेडी स्टेट में हमें पता है हर पॉइंट पे डीसी वोल्टेज होगा, और क्योंकि हमारा सोर्स भी एक डीसी वोल्टेज है तो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सिस्टम क्योंकि स्टेडी स्टेट में है, डीकपल द कैपेसिटर, हटा दिया कैपेसिटर को तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और जो वोल्टेज होगी V पोटेंशियल की वो VS के बराबर होगा। तो जो चार्ज होगी इट्स न्यू कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज VS, और न्यू कैपेसिटेंस तो C by N है। सो चार्ज at t tending towards infinity is CVS by N। अब थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें ये ढूंढ के निकालना है कि जो एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है वो कितना हुआ होगा। ऑफ कोर्स एक सिंपल अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। आपको पता है जो करंट की इक्वेशन आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। आप KVL लगाएंगे तो VS इक्वल्स RI प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो आपको पता है, एंड आपको आई के बारे में भी पता है, आई इज सी dV by dt। तो ये यूज करके आप V में एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके अल्टीमेटली आप जो वैल्यूज आपको जो करंट चाहिए, जो वोल्टेज चाहिए, वो सब आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट पता है तो आप I²R dt इंटीग्रेट करके आप हीट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक बेहतर मेथड है जो अभी आप देखने वाले हैं। तो चलिए एक चीज करते हैं, चेंज इन कैपेसिटर चार्ज निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू है, क्या है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। फाइनल चार्ज कितना था, CVS by N, और जो इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे था वो CVS था। तो डेल्टा क्यू इज माइनस ऑफ 1 माइनस 1 ओवर N CVS। ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चेंज इन कैपेसिटर एनर्जी इज UF माइनस U नॉट, एंड डेल्टा U जो है इट्स हाफ CVF स्क्वायर माइनस CV नॉट स्क्वायर। अब यहां कैपेसिटेंस इज C by N, सो CVF स्क्वायर माइनस CV नॉट स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय N। और VF आपको पता है, VF तो VS के बराबर होगा, V नॉट है NVS, तो हमें ये मिल जाता है। अब चार्ज जो कैपेसिटर में चेंज हुआ है वो हमें पता है। सो एक चीज हमें पता है कि इतना जो चार्ज कैपेसिटर में गया होगा उसे ट्रांसफर करने के लिए बैटरी ने कुछ काम किया होगा। सो वर्क डन बाय बैटरी इज VS डेल्टा क्यू। तो ये
वी एस डेल्टा क्यू अगर आप कंप्यूट करेंगे तो डेल्टा क्यू आपको पहले इक्वेशन से पता है, तो उसे वी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाता है। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, हीट डिसिपेटेड इज W माइनस डेल्टा यू। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप मान सकते हैं। लाइक सीधी सी बात है, जितना काम बैटरी कर रहा है उसमें से एनर्जी थोड़ा कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, और बाकी का एनर्जी हीट में डिसिपेट हो रहा है। सो हीट डिसिपेटेड इज W माइनस डेल्टा यू। W तो हमें पता है, डेल्टा यू भी हमें पता है, तो दोनों को यदि हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल जाता है, और सिंप्लीफाई करने से ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, इतनी सिंपल मेथड से, इतनी सिंपल ट्रिक यूज करके हमने हीट डिसिपेटेड निकाला। अगर आपने करंट निकालने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो हाँ निकाल तो सकते हैं, बट इट्स गोना बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट माइट प्रूव कॉस्टली if you're looking for a quick fix solution. So I hope you guys enjoyed the video. Take care, stay safe, and happy learning.